नमस्कार, मैं अनुपम दीक्षित सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए समसामयिक कार्यक्रमों के विश्लेषण के प्रोग्राम के साथ आपके सामने आज फिर उपस्थित हूँ। ये एक विशेष बुलेटिन है जिसमें हम चर्चा करेंगे इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समझौते की। ये एक महत्वपूर्ण समझौता है। पिछले दिनों इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक समझौते की घोषणा की गई है। यह सूचना खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने ओवल ऑफिस से दी। समझौते में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मध्यस्थता की है और इसे राष्ट्रपति ट्रंप की दुर्लभ कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। यह कदम ईरान से लेकर फिलिस्तीन तक पश्चिम एशिया या मध्य पूर्व की भू राजनीति को नया रूप देने की क्षमता रखता है। इस समझौते को अब्राहम समझौते के नाम से भी जाना जाता है। अब्राहम समझौता ट्रंप, नेतान्याहू और प्रिंस सलमान के राजनीतिक जीवन के लिए भी प्राणवायु सिद्ध होगा। सवाल है, अब्राहम समझौता है क्या? इजराइल के प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू और संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त रूप से घोषणा की है कि इजराइल और यूएई औपचारिक कूटनीतिक संबंधों को शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। यूएई अपना आधिकारिक दूतावास इजराइल में स्थापित करेगा, तो बदले में इजराइल ने गाजा पट्टी पर पूर्ण कब्जे की योजना स्थगित कर दी है, जिसे इजरायली प्रधानमंत्री नेतान्याहू ने पिछले वर्ष ही चुनाव के दौरान जोर शोर से प्रचारित किया था। करीबी भविष्य में दोनों देश तेजी से हवाई, व्यापारिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संपर्कों को गति देंगे। आपका प्रश्न हो सकता है कि इसका नाम अब्राहम क्यों? ईसाई धर्म, इस्लाम तथा यहूदी धर्म को संयुक्त रूप से इब्राहिमी धर्म भी कहते हैं, क्योंकि अब्राहम तीनों धर्मों के मूल में हैं। अब्राहम उर नामक शहर में पैदा हुए थे। आपके सामने दाहिनी ओर उर शहर के एक्सकेवेशन की तस्वीरें हैं और बाईं ओर सामने एक पेंटिंग में अब्राहम और उनके परिवार को दिखाया गया है। इतिहास के विद्यार्थी जानते होंगे कि उर मेसोपोटामिया सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शहर था। इसी उर में इब्राहिम का जन्म हुआ था। इब्राहिम ने ही एकेश्वरवाद और आरंभिक आचार व्यवहार के नियम बनाए थे, जो बाद में यहूदी धर्म के आधारभूत नियम बने। उन्हें ईश्वर का पहला पैगंबर भी माना जाता है। यहूदी जाति के आदि संस्थापक भी अब्राहिम थे। इस समझौते को इसी संदर्भ में अब्राहिम समझौता कहा जा रहा है। हिब्रू बाइबल में, जो कि पुरानी बाइबल है, ओल्ड टेस्टामेंट जिसे कह सकते हैं, ईश्वर और अब्राहम के बीच भूमि और राष्ट्र के समझौते अब्राहम समझौते कहलाते हैं। अब्राहम एकॉर्ड या अब्राहम वाइसेस का नाम, इसका जिक्र हिब्रू बाइबल में मौजूद है। प्रश्न यह है कि दोनों देशों के बीच संबंध आखिर क्यों नहीं थे? तो देखिए, इसका इतिहास बहुत लंबा है। मैं संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसकी जड़ें प्रथम विश्व युद्ध तक जाती हैं, जब तुर्की का जो साम्राज्य था वो ऑटोमन साम्राज्य कहलाता था और इसके अंतर्गत आज का इजराइल और फिलिस्तीन का हिस्सा भी शामिल था। यहां इस क्षेत्र में 65,000 से ज्यादा यहूदी निवास करते थे। ब्रिटेन और फ्रांस प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ मिलकर लड़े थे। विश्व युद्ध की शुरुआत में ब्रिटेन के विदेश मंत्री लॉर्ड बल्फोर ने यहूदियों की चिंताओं को समझते हुए उनसे वादा किया था कि इजराइल, जिसका अर्थ ही है होमलैंड, को यहूदियों का होमलैंड बना दिया जाएगा।
विश्व युद्ध की समाप्ति पर ऑटोमन साम्राज्य तो टूट गया, लेकिन उसके क्षेत्र को ब्रिटेन और फ्रांस ने बांट लिया। विश्व युद्ध के बाद फ्रांस ने सीरिया तो ब्रिटेन ने फिलिस्तीन और जॉर्डन पर कब्जा जमा लिया। आपके सामने लॉर्ड बाल्फोर की तस्वीर है, साथ में ये वो लेटर भी दिया हुआ है जिसमें इस आशय का एक विचार जो है वो सबसे पहली बार प्रस्तुत किया गया था। ये 2 नवंबर 1917 का लेटर है, फॉरेन ऑफिस का लेटर है। साथ ही यहाँ पर एक नक्शा जुड़ा हुआ है जो अंततः 1923 में इस क्षेत्र ने जिस प्रकार का आकार लिया, ये उस पर्टिकुलर चीज का नक्शा है। यहाँ आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ तुर्की लाइट ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा है। तुर्की का जो साम्राज्य था वो पहले ऑटोमन साम्राज्य था। यहाँ इससे पहले कि इसका कोई समझौता हो पाता, तुर्की के साम्राज्य का कोई निपटारा हो पाता, उससे पहले ही यहाँ पर मुस्तफा कमाल पाशा कमाल आतातुर्क ने यहाँ पर एक युवा तुर्क नाम से संगठन बनाया था और उसके नेतृत्व में उन्होंने यहाँ पर एक रिवॉल्यूशन किया और उसके बाद जो है वो सत्या हथियाली खिलाफत का अंत कर दिया। ये वही खिलाफत है जिसके खिलाफ जिस खिलाफत को बचाने के लिए भारत में भी खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, गांधी जी ने जिसको सपोर्ट किया था। कमाल आतातुर्क के इस कदम ने दरअसल खिलाफत आंदोलन को बेकार सिद्ध कर दिया और वो खत्म हो गया। कमाल आतातुर्क ने तुर्की को एक मॉडर्न स्टेट बनाने के लिए प्रण लिया और इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ तुर्की की स्थापना की थी। और नीचे आपको बैंगनी, नारंगी और पीले रंगों से यहाँ पर फ्रेंच हिस्से बैंगनी रंग से और नारंगी रंग से ब्रिटिश हिस्से मेसोपोटामिया के और पीले रंग से ब्रिटिश एरिया जो फिलिस्तीन के एरिया में है, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा लेबनान का क्षेत्र भी है। ये दरअसल इसको मध्य पूर्व का दरवाजा भी कहते हैं, मध्य पूर्व का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, क्योंकि एक तरफ तो ये सीरिया और आजकल इजराइल और सीरिया के पड़ोसी देशों के तौर पर मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ इसमें भूमध्य सागर का प्रदेश है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है, इसलिए इसको जो है वो मध्य पूर्व का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। लेबनान काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खास करके इजराइल फिलिस्तीन विवाद में। फिलिस्तीन पर जब ब्रिटिश कब्जा हो गया और यहाँ पर घोषणा कर दी गई कि यहूदी जो होमलैंड है यहाँ बसाया जाएगा, यानी इजराइल, तब अनेक फिलिस्तीनी यहाँ से भागकर सीरिया, जॉर्डन और लेबनान पहुंचे थे। लेबनान में हिजबुल्ला और जो आजकल की समस्याएं हैं वो इसी समस्या की देन है। आप कह सकते हैं कि मध्य पूर्व की समस्त समस्याओं की जड़ जो है वो वस्तुतः ऐसी इस सेटअप में है। तो विश्व युद्ध की समाप्ति पर जब ऑटोमन साम्राज्य टूट गया तो उसके क्षेत्र ब्रिटेन और फ्रांस ने बांट लिए। फ्रांस ने सीरिया और ब्रिटेन ने फिलिस्तीन और जॉर्डन पर कब्जा कर लिया। पश्चिमी शक्तियों के हित इस क्षेत्र में मौजूद आज तेल और गैस के भंडारों में है, तो दूसरी ओर शिया और सुन्नी, कुर्द, ईसाई और यहूदी संप्रदायों का इतिहास भी यहाँ की समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। अमेरिकी वर्चस्व और पेट्रोडॉलर पर आधारित अर्थव्यवस्था के कारण अमेरिका के गहरे हित भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं और अमेरिका इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व यानी अमेरिकन हेजेमनी को स्थापित किसी भी कीमत पर रखना चाहता है। उस दौर में यूरोप से 3 लाख से ज्यादा यहूदी फिलिस्तीन पहुंचे थे, जिससे हिंसक टकराव शुरू हो गया। दूसरा महायुद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन के क्षेत्र को यहूदियों का होमलैंड घोषित कर दिया और 15 मई 1948 को इजराइल को एक देश का दर्जा मिल गया। ब्रिटेन ने अरब फिलिस्तीनों के विरोध को दबाया और बहुत से फिलिस्तीनियों ने आसपास के जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और मिस्र में पनाह ले ली, लेकिन इनमें से अधिकांश अरब नागरिक उस क्षेत्र में बस गए जिसे आज वेस्ट बैंक या गाजा पट्टी कहते हैं। आज इस क्षेत्र में 84% अरब फिलिस्तीनी और 16% यहूदी
मौजूद हैं। यहां पर आपको इस नक्शे में इजराइल का किस तरह से विकास हुआ है, अनेक युद्ध लड़े अरब और इजराइल देशों ने, जिसमें आप देख सकते हैं 1947 से आज तक के बीच में इजराइल का किस प्रकार विकास हुआ है। फिलिस्तीन को वापस लेने के लिए 1964 में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन या पीएलओ की स्थापना हुई। मुस्लिम देशों ने एक अरब लीग बनाकर इजराइल के खिलाफ एक युद्ध की घोषणा कर दी। यह युद्ध हुआ और इसमें अरब देशों ने इकट्ठा होकर इजराइल पर अटैक कर दिया। इस युद्ध में अरबों की तो हार हुई और मिस्र से गाजा पट्टी, सीरिया से गोलन पहाड़ियां और जॉर्डन से पश्चिमी तट व पूर्वी यरूशलेम को छीन लिया गया। यहां आप इस नक्शे में इस व्यवस्था को देख सकते हैं। ऊपर आपको गोलन हाइट्स दिख रही हैं, वेस्ट बैंक भी दिखाई दे रहा है, गाजा पट्टी मिस्र से ले लिया गया और यरूशलेम और वेस्ट बैंक का जो क्षेत्र है वो भी इजराइल के कब्जे में आ गया और इजराइल ने इसे कभी वापस नहीं छोड़ा। हालांकि इजराइल के थिंक टैंक ने और बाकी जो कूटनीतिक विशेषज्ञ थे उन्होंने ये कहा था कि इजराइल ज्यादा समय तक इन क्षेत्रों को अपने अंडर में नहीं रख पाएगा, लेकिन इजराइल ने सभी अनुमानों को धता बताते हुए इन क्षेत्रों को आज तक अपने पूरी तरह से प्रभाव से मुक्त नहीं किया है। 1969 में यासिर अराफात ने पीएलओ में प्रवेश किया। इससे पहले वे फतेह नाम का संगठन चलाते थे और 1987 तक आते आते यासिर अराफात ने इजराइल के विरुद्ध एक जन आंदोलन या इंतिफादा शुरू किया। इसमें सरकार से असहयोग और झड़पें शामिल थी। ये अनेक बार ये जो आंदोलन था वो हिंसक भी हो उठता था और पीएलओ एक बाकायदा हिंसक आंदोलन था। यहाँ आप इस तस्वीर में यासिर अराफात और यत्जक रॉबिन को देख रहे हैं जो इजराइल के ही प्रमुख थे। नवंबर 1977 को मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात ने, जिनकी तस्वीर यहां पर दिखाई दे रही है, इजराइल से संधि कर ली और इस तरह से वे इजराइल को मान्यता देने वाले पहले अरब नेता बन गए। लंबे हिंसक आंदोलन के साथ ही पीएलओ ने 15 नवंबर 1988 को अल्जीरिया की संसद में फिलिस्तीनी राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिसे अनेक अरब राज्यों ने मान्यता भी दी। हालांकि फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता नहीं है, वह अन्य कई प्रमुख देश भी फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देते हैं। लंबी हिंसा के बाद आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की मध्यस्थता में 1993 में इजरायली प्रधानमंत्री यत्जक रॉबिन और फिलिस्तीन के प्रमुख यासिर अराफात के बीच लंबी बातचीत के बाद एक समझौता हुआ, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे को मान्यता दी और दुनिया को शांति की आस बंधी। इसी वर्ष जॉर्डन ने भी इजराइल से संबंध स्थापित कर उसे मान्यता दे दी और वह दूसरा अरब देश बन गया जो इजराइल के अस्तित्व को आधिकारिक रूप से स्वीकार करता है। इस समझौते के बाद यत्जक रॉबिन, शिमोन पेरेज और यासिर अराफात को संयुक्त रूप से मध्य पूर्व में शांति की स्थापना के लिए 1994 में शांति का नोबेल भी मिल गया। लेकिन जल्दी ही शांति की आस धूमिल पड़ गई और हत्याओं व खूनी झड़पों का सिलसिला जारी रहा और पश्चिमी एशिया की अशांति आज तक जारी है। प्रश्न यह है कि अब ऐसा क्या हो गया कि कूटनीतिक संबंध स्थापित किए गए हैं। अरब विरोध अपनी जगह है, लेकिन पश्चिमी एशिया में ईरान के बढ़ते कदमों ने अरब शक्ति संतुलन को डगमगा दिया है, जिसने अरब देशों को इजराइल से संबंध बनाने पर मजबूर कर दिया है। इजराइल ने 1967 से ही परमाणु बढ़त हासिल कर ली थी और एनटीपी पर भी हस्ताक्षर नहीं किए। ईरान भी परमाणु शक्ति हासिल करना चाहता है।
इजराइल ईरान को पश्चिमी एशिया में अपने लिए खतरा मानता है, इसलिए वो ईरान का विरोध करता है। इजराइल की शक्ति बहुत कुछ अमेरिकी सहायता पर निर्भर है और अमेरिका के पेट्रो डॉलर के एकाधिकार के लिए ईरान और उसके तेल भंडार खतरा हैं, इसलिए भी इजराइल ईरान की दुश्मनी जारी है। ईरान को 1967 में हालांकि परमाणु हथियार के लिए उपयुक्त यूरेनियम संयुक्त राज्य अमेरिका ने ही उपलब्ध कराया था। दरअसल ईरान का पहलवी घराना यूएसए से बेहतर संबंध रखता था और यूएसए भी ईरान को मध्य पूर्व में सोवियत खतरे के कारण अपना सहयोगी मानता था। लेकिन 1979 में अमेरिकी वर्चस्व के खिलाफ ईरान में आयतुल्लाह अली खमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक क्रांति के पश्चात मामला बदल गया। ईरान और यूएसए के रिश्ते बिगड़ गए। ईरान के पड़ोस में भारत और पाकिस्तान भी अब परमाणु शक्ति संपन्न देश है, इसलिए भी ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम सुपुष्ट करना जरूरी है। ईरान एक शिया मुस्लिम देश है जो चारों ओर से सुन्नी देशों से घिरा है। ईरान के कदम सुन्नी देशों के लिए असुरक्षा पैदा करते हैं। ऐसे में संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र आदि देशों ने घोषित या अघोषित रूप से इजराइल से अपने संबंध बनाए रखे हैं, क्योंकि इजराइल भी ईरान का विरोधी है और ईरान के बढ़ते हुए ताकत के विरोध में इजराइल का सहयोग उनके लिए एक सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। यह समझौता एक नया भू राजनीतिक परिदृश्य पैदा कर सकता है जिसमें अरब राष्ट्र अब ईरान के खिलाफ एकजुट होते हुए नजर आए और इजराइल को नए अरब दोस्त मिले। वहीं दूसरी ओर ईरान को जियोपॉलिटिक्स में दूसरे दोस्तों की तलाश जारी है, जिसमें चीन उसका एक अहम साझेदार बन के उभर सकता है। भारत के लिए ये चिंताजनक बात है। तो आइए देखें समझौते से किसको क्या मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए समझौता एक फेस लिफ्ट की तरह है। चुनावी वर्ष है, हाल ही में उनकी छवि को गहरा धक्का पहुंचा है, खासकर विदेश नीति के फ्रंट पर, जिसमें कोरिया, अफगानिस्तान, चीन और ईरान में उनकी नीतियों का अभी फिलहाल कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। ऐसे में मध्य पूर्व में जमी बर्फ को पिघलाने में उनका योगदान निश्चित तौर पर उन्हें एक बेहतर कूटनीतिज्ञ साबित करेगा और उनके प्रतिद्वंदी जो बिडेन को इस समझौते की प्रशंसा करने को बाध्य करेगा, क्योंकि जो बिडेन निश्चित तौर पर इस समझौते की आलोचना कर ही नहीं सकते। इस तरह से ये एक तीर से कई शिकार करेगा। दूसरे, अगर ये समझौता दूसरे अरब देशों को भी शामिल कर लेता है तो ये ईरान पर एक जबरदस्त दबाव बनाएगा और हो सकता है कि वो अंततः हथियार भी डाल दे। अमेरिकी प्रभुत्व के लिए ये एक बड़ी जीत होगी और ईरान यदि हथियार नहीं भी डाले तब भी अमेरिका के लिए अपना वर्चस्व बनाए रखने में अन्य अरब देशों का साथ सहयोगी होगा। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के लिए विदेश नीति के तौर पर यह उनकी बड़ी कामयाबी होगी। इस समझौते को आकार देने में उनके दामाद जेरार्ड कुशनेर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बेंजामिन नेतन्याहू की बात करते हैं तो उनके लिए भी एक अच्छा दांव है। खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से धूमिल छवि को पुनः साफ करने का ये अच्छा मौका है। पिछले साल हुए चुनावों में और उसके बाद हुए सर्वेक्षण में इजराइल की जनता की प्राथमिकता दरअसल महामारी और अर्थव्यवस्था में सुधार है, न कि वेस्ट बैंक का अधिग्रहण। ऐसे में जनता की भावनाओं की कद्र करते हुए वेस्ट बैंक का जो के अधिग्रहण का जो वादा है उसे फिलहाल ताक पर रखा जा सकता है। इस समझौते से इजराइल को पर्यटन, व्यापार, यातायात और तेल जैसे क्षेत्रों में बढ़त मिलेगी, तो दूसरी तरफ ये अरब देशों से बेहतर संबंधों की आशा भी जगाता है और जनता को जो चाहिए ये समझौता दरअसल इजराइल के लिए वही देता है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना सपना यानी वेस्ट बैंक का अधिग्रहण छोड़ा नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि ये मुद्दा हमेशा मेरी टेबल पर रहेगा, हम फिलहाल इसे शेल्व कर रहे हैं यानी ताक पर रख रहे हैं, अस्थायी रूप से विराम लगा रहे हैं। ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू के लिए यह समझौता अपने वोटरों को दोबारा जीतने का एक मौका है।
बात यूएई और क्राउन प्रिंस के लिए करते हैं। तो यूएई के लिए इसमें शांति और समृद्धि तो है ही, वहीं वेस्ट बैंक के अधिग्रहण पर रोक लगाकर दरअसल वे अपना कद अरब देशों में बढ़ा लेंगे। जेरार्ड कुशनर ने संकेत किया है कि अन्य अरब देश भी संभवतः इसका अनुसरण करेंगे। ऐसे में ओमान, बहरीन, सऊदी अरब, मोरक्को जैसे देश अगर ईरान के खिलाफ यूएई के साथ लामबंद होते हैं, तो ऐसे में यूएई मध्य पूर्व में एक नेतृत्व या नेता की भूमिका में आएगा। क्राउन प्रिंस सलमान के लिए अपने ही देश में ये एक बड़ी जीत होगी। अमेरिका से उनके रिश्ते मजबूत होंगे और ईरान के खिलाफ उन्हें सुरक्षा मिलेगी। खाड़ी में व्यापार पर ईरान के आधिपत्य में कमी आएगी और ऐसे में उनका व्यापार बढ़ सकता है। इस समझौते में भारत के लिए क्या है? भारत की जहां तक बात है तो इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात दोनों ही भारत के बेहद करीबी देश हैं। ऐसे में भविष्य में इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी में कश्मीर का मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। कल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर हम इजराइल का समर्थन करेंगे तो कश्मीर को खो देंगे। ऐसे में ये भारत के लिए बैठे बिठाए एक बड़ा मौका है जब वो अपनी विदेश नीति के तौर पर कश्मीर के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमेशा हमेशा के लिए हल कर सकता है। इस समझौते में वो संभावनाएं हैं। भारत के यूएई से बड़े आर्थिक संबंध हैं और दोनों देशों के बीच लगभग $60 बिलियन का व्यापार होता है, जो लगभग बराबर बराबर है। $30 बिलियन, यानी हमारा व्यापार संतुलन भी उनसे संतुलित है। और यूएई में भारतीय रियल एस्टेट में बहुत बड़े निवेशक हैं। ऐसे में यूएई भारत को साथ में लेकर चलना चाहेगा। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको यह विश्लेषण पसंद आया होगा। नमस्कार। ऐसे ही अन्य विश्लेषणों के साथ फिर मिलेंगे। आज्ञा दीजिए।